पाकिस्तान के लिए नीलम वैली पर कब्जा बचाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर के लिए पाकिस्तानी सैनिक मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी सेना में इस समय भगदड़ मची हुई है। सेना में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। हर घंटे पाकिस्तानी फौज में 20 से ज्यादा सैनिक वर्दी छोड़ के भाग रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 जवान रिजाइन कर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना में अचानक से ये भगदड़ क्यों मच गई, डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। बारहवीं कॉर्प्स क्वेटा, 520 पाकिस्तानी सैनिकों का इस्तीफा। फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया, 380 पाकिस्तानी सैनिकों का इस्तीफा। पहली कोर मंगला, 550 सैनिकों का इस्तीफा। पिछले 72 घंटे में 1450 पाकिस्तानी सैनिकों ने वर्दी छोड़ी। इस चिट्ठी ने पाकिस्तानी आर्मी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सीमा पर जंग दस्तक दे रही है और पाकिस्तानी सैनिक बैरक छोड़कर भागने लगे हैं। ये बात खुद पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी बता रहे हैं। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ने बाकायदा असीम मुनीर को चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि भारत से जंग की आहट के बीच कैसे पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची हुई है। 1450 पाकिस्तानी सैनिकों के इस्तीफे के आंकड़े सिर्फ पिछले 72 घंटे के हैं। इन 1450 सैनिकों में 250 वो ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं जो युद्ध की रणनीति बनाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत के स्टैंड से लेकर अब तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़े करीब 5000 सैन्य और असैन्य कर्मी इस्तीफा दे चुके हैं। अभी तक जंग का ऐलान भी नहीं हुआ है। अभी तो भारतीय वायुसेना के विमान ऑपरेशन आक्रमण का सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। अभी तो इंडियन नेवी ने रूटीन मिसाइल ही टेस्ट किए हैं। अभी तो भारतीय सेना ने सीमा के इस पार सिर्फ 10 आतंकियों के घर ही उड़ाए हैं। लेकिन भारत की बॉडी लैंग्वेज देखकर ही पाकिस्तानी सेना के पैर लड़खड़ाने लगे हैं। भारत से जंग की बात करने वाले मुनीर की सेना में अभी से भगदड़ मच गई है। राफेल, मिराज और मिग की गर्जना मात्र से पाकिस्तानी सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जो पाकिस्तानी सेना के जनरल भारत से लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके अपने देश में हालत ऐसी हो गई है कि सेना की वर्दी पहनकर घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में इस समय सैनिक होना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। पिछले दिनों में हमारे गांव से एक बंदा जा रहा था इस्लामाबाद। उसने कहा, मुझे एक बंदे ने चर्च इंटरचेंज में हाथ लगाया कि मैं उसके लिए रुक गया। जब मैंने उसको बिठाया, पहले उसने कमीज निकाला, नीचे वर्दी थी, फिर शलवार निकाला, निचले पतलून थी। उसने हाफिज साहब को गालियां दिखाई कि जी लोग हमें गाड़ी नहीं रोकते, गाड़ी। मैं कहता हूं आए वर्दी में और इस सदर में फिरें, आए किसी खाने में फिरें, आपको पता लग जाए कि आपने पाकिस्तान में कितना नफरत बोया है। पाकिस्तान के सिर पर मंडराते खतरे का एहसास असीम मुनीर को भी हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर की फैमिली ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट जेट से सेना के बड़े अधिकारियों के परिवारों को ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा गया है। पाकिस्तानी जनता भी सब देख रही है। जब जंग की बात करने वाले मुनीर और उनके जनरल ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो असीम मुनीर के लिए जनता अपनी जान क्यों देगी? पाकिस्तान ने जब जब भारत के साथ जंग लड़ी है, तब तक पाकिस्तान और वहां के लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 1947-48 में 441 दिनों तक भारत पाकिस्तान में युद्ध चला। इसमें 1000 पाकिस्तानी सैनिक और कबाइलियों के वेश में घुसे 5000 पाकिस्तानी विद्रोही मारे गए।
1965 का भारत पाकिस्तान जंग 50 दिनों तक चला। इसमें 5,800 पाकिस्तानी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 93,000 से ज्यादा सैनिक बंदी बना लिए गए थे। 1999 का करगिल वॉर 85 दिनों तक चला, जिसमें 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। ये डर बताता है कि लंबी चौड़ी डींग हाँकने वाले मुनीर और उनके जनरल के अंदर भारत का खौफ कितने भीतर तक बैठा हुआ है। पाकिस्तानियों के भी बीच न सिर्फ मुनीर की लोकप्रियता गिर रही है, बल्कि एक्स पर भी #resign असीम मुनीर और #पाकिस्तान अंडर मिलिट्री फासिज्म ट्रेंड कर रहे हैं। मुनीर और उनके लोग पाकिस्तान के चारों प्रांतों में निशाने पर हैं। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोही उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान मनमाने ढंग से हमले कर रहा है। सिंध में नहर परियोजना ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां सेना के खिलाफ जनता सड़कों पर है। पाकिस्तान शायद एकमात्र देश है जहां की जनता को उसकी सेना पर ही भरोसा नहीं है। ये देखें जनाब, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये मशकें कोई जा रही हैं फौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया है हमारी जाती मलकियत में। और इसके साथ जाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट, ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसका मुकाबला किससे है। पाकिस्तानी जनरल जानते हैं कि उनके सामने सुपर पावर भारत है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि अगर जंग में जाना है तो पहले अपने घर को संभालना होगा। इसलिए अब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े जनरल खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ क्यों मची है? पाकिस्तानी सेना ने आम जनता से मेल मिलाप क्यों शुरू कर दिया है? इसे समझना है तो दोनों देशों की सेनाओं की स्ट्रेंथ को समझिए। भारत के पास 14,55,000 सक्रिय फौज है, जबकि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के आधी भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना की संख्या 6,54,000 है। भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास महज कुछ लाख ही रिजर्व सैनिक हैं। ये कंपैरिजन तो सिर्फ आर्मी की है, इसमें नेवी और एयरफोर्स को भी जोड़ दें तो पाकिस्तानी सेना भारत के आगे कहीं नजर नहीं आती। यही वजह है कि सेना के एक्सरसाइज वाले ट्रेलर को देखकर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया है। इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज वाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान कम्पीट विद द इंडियंस और नॉट। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान पहले से ही 2 फ्रंट पर एंगेज है और अब तीसरा फ्रंट खुलने वाला है। एक फ्रंट बलूचिस्तान में तो दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान बॉर्डर पर। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान से लड़ रही है, तो बलूचिस्तान में बीएलए वाले असीम मुनीर की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से शाम 7:06 तक पाकिस्तान में मोदी के डर का लाइव प्रसारण किया गया। पाकिस्तान की सेनेट में आज ऐसा कोई नेता नहीं था जो खड़े होते ही मोदी 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 ना कर रहा हो। पाकिस्तान की सरकार पर नरेंद्र मोदी का डर किस तरह सवार है, यह आज सबका चेहरा देखकर साफ साफ समझ आ रहा था।
पाकिस्तान के नेता हर दूसरी लाइन में मोदी मोदी कर रहे थे और ये सब कुछ देखकर पाकिस्तानी कह रहे थे कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, मोदी छोड़ेगा नहीं। मोदी ने कह दिया है कि घर में घुसकर मारेंगे तो मारेंगे, मोदी ने कह दिया है कि सजा देंगे तो सजा देंगे। और एक और खबर आपको बताता हूं, पाकिस्तान के नेता तो कैमरे पर आकर मोदी से डर वाली बात कह भी रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ 24 अप्रैल के बाद से फरार है, अब तक कहीं नजर नहीं आया। इधर हिंदुस्तान में आज सुबह 11 बजे से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री की 40 मिनट लंबी एक मीटिंग हुई और दोपहर होते होते पाकिस्तान को लगा कि बस अब भारत हमला करने वाला है। इस वक्त भी पाकिस्तान के प्राइम टाइम में यही चर्चा चल रही है कि हिंदुस्तान आज की रात हमला करेगा। भारत में क्या क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, यह आप इस रिपोर्ट में देखिए, सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी साहब वो कोई भी अनहोनी कर सकता है, कोई भी हमाकत कर सकता है। मोदी साहब, मोदी की हुकूमत, मोदी और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत ने, मोदी साहब को मैं कहना चाहता हूं, मोदी साहब, मोदी सरकार, इस मोदी सरकार को, मोदी सरकार, मोदी और इनकी इंतहा पसंद हुकूमत, मिस्टर मोदी को समझाएं। मोदी उनको, ये मोदी जो है वो, मोदी की आप इस सियासत से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की संसद में नरेंद्र मोदी के खौफ का लाइव प्रसारण हुआ है। बस कुछ घंटों पहले हुआ है। हर 10 सेकंड में मोदी 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 ही हुआ है। नरेंद्र मोदी इज डिटर्मिन्ड जब वो चीज कहते हैं, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है, जो उन्होंने पहले भी बिहार की तकलीफ में कहा था। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके रहते हैं। पाकिस्तानी ये कैमरे पर आकर बता रहे हैं, बता कर कांप रहे हैं। बालाकोट टाइप भी हो सकता है, कराची पोर्ट को भी निशाना बना सकते हैं, इस किस्म की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट कर सकते हैं। क्या भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर, क्या वो कश्मीर में स्ट्राइक करेगा जिस तरह लास्ट टाइम उसने बालाकोट में स्ट्राइक की थी? क्या उस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके क्या पाकिस्तान की टेरिटरी में स्ट्राइक करेगा? बालाकोट जैसा स्ट्राइक होगा, पीओके में डायरेक्ट अटैक होगा, या फिर कुछ और होगा, बहुत बड़ा होगा। ये सोच सोच कर ही पाकिस्तानी घबरा रहे हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान को सहरा में बदल देगी और पाकिस्तान एक सहरा बन जाएगा। तो मोदी पाकिस्तान को सहरा बनाने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ी जंग बनने जा रही है। ये छोटा मोटा हमला नहीं होगा। जब ऊपर से जहाज गुजरते थे तो कुछ पता नहीं होता था कि ये बम शायद ऊपर गिरे और उसके बाद अगले लम्हे हम हों या ना हों। मोदी पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाकर ही छोड़ेंगे। मोदी पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। हम नहीं बचेंगे, फतेह हिंदुस्तान की होगी। ये कमेंट्री पाकिस्तान में हो रही है। सबकी सांसें अटकी पड़ी हैं। 4 गुना हमारे से ज्यादा है उनका फौज, एयरफोर्स 6 गुना, नेवी 8 गुना। तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। हमारे दोस्त किधर हैं? ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? पहलगाम का बदला तो लिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम में छपी इस खबर ने मुहर लगा दी है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 24 घंटे के भीतर दूसरी मीटिंग हो गई है।
मोदी राजनाथ सिंह के बीच 40 मिनट की मीटिंग ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। लगता है कि इंडिया का पाकिस्तान पर हमले का समय करीब आता जा रहा है, काफी करीब आ चुका है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। अभी कुछ देर पहले की खबर है, लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब के साथ। और राजनाथ सिंह और मोदी की ये मुलाकात, इस तरह इसको देखा जा रहा है कि ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। बड़े तूफान का पेश खैमा उसको कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि जो आंधी आने से पहले, तूफान आने से पहले बहुत खामोशी होती है। तो वो जो तूफान से आने से पहले जो खामोशी होती है, कुछ वैसी खामोशी नजर आ रही है। और कह रहे हैं कि चुपके चुपके कोई ऐसा बड़ा फैसला होने जा रहा है या हो चुका है कि फिर ये पता चलेगा कि पाकिस्तान पर अटैक हो गया और बड़ा हमला होने जा रहा है। तो क्या मोदी ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को पाकिस्तान के अंत का सिग्नल दे दिया है? पाकिस्तान पर अब तक के सबसे बड़े अटैक का प्लान अप्रूव कर दिया? अगर हां तो तैयार हो जाइए, किसी भी वक्त खबर आ सकती है। एलओसी के उस पार एक्शन होगा, जबरदस्त एक्शन होगा, इसकी गारंटी है। और हिंदुस्तान के संभावित एक्शन का रिएक्शन इस्लामाबाद में दिखने लगा है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक गहमा गहमी तेज हो गई है, धड़ाधड़ मीटिंग शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ ने आनन फानन में 2 मई को होने वाली सीसीआई की मीटिंग 28 अप्रैल को ही बुला ली। इस वक्त पाकिस्तान का हर एक बंदा, फिर चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर असीम मुनीर हो, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि नरेंद्र मोदी करने क्या वाले हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की फौज को क्या ऑर्डर देने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसाइल सिस्टम एशिया और अफ्रीका के मिसाइल। पाकिस्तान का मीडिया अपने टीवी स्टूडियो में बम, गोले बारूद चला रहा है। टीवी स्टूडियो में ही फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसाइल सिस्टम एशिया और अफ्रीका के मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आतंकिस्तान अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा है। मोदी का नाम सुनकर ही कपकपा रहा है। मोदी बिहार में खड़े होकर बदले की बात करते हैं, पाकिस्तानी वो भी सुनते हैं। मोदी मन की बात में पहलगाम के गुनहगारों को सजा देने की बात करते हैं, पाकिस्तानी वो भी नोट करते हैं। और फिर पाकिस्तानी कैमरे पर आकर क्या कहते हैं, ये सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में मोदी नाम का खौफ है। हिंदुस्तान की सेना का खौफ कितना ज्यादा चल रहा है, जो आ रहा है, जो कोई भी दिख रहा है, कैमरे पर डरा डरा सहमा सहमा ही दिख रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो नेशनलिस्ट भी हैं, एक इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है खून जो है वो बहुत गर्म हुआ है, बॉइलिंग है। और दूसरा ये है कि हम जो इनोसेंट लोग वहाँ पे मारे गए उनका हम बदला ज़रूर लेंगे, और जो दहशतगर्द थे या परपेट्रेटर्स थे उनको भी हम, या बल्कि जिन्होंने साजिश बनाई थी उनको भी सज़ा मिलेगी। बिहार में रैली की थी उसको वही रीएटरेट किया कि हम एक्शन तो लेंगे। अब भारत एक्शन क्या ले सकता है, क्या वो एस्केलेशन की तरफ जाएगा? एक लिहाज से हो सकता है कि कुछ टारगेट किलिंग्स करवा दे भारत, फिर कुछ स्ट्राइक्स करके लॉन्च पैड्स जो हैं
आज़ाद जम्मू और कश्मीर में उनको निशाना बनाया और फिर करे कि जी हमने लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए हैं और 1000-2000 दहशतगर्दों को मार दिया है। बालाकोट टाइप ही हो सकता है, उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान की एयर स्पेस को दोबारा वायलेट करना पड़ेगा और अंदर आना पड़ेगा। क्या भारत ये रिस्क लेगा? क्योंकि इस वक्त हम सब बड़े अलर्ट हैं। कराची पोर्ट को भी निशाना बना सकते हैं, कोई इस किस्म की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट कर सकते हैं। एक इस वक्त हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि हम रिएक्टिव मोड में हैं। हम तो एडवांटेज भारत के पास है, उसके पास वही टाइमिंग भी डिसाइड करेगा, तो ये एक एडवांटेज भारत को इस वक्त अलबत्ता मौजूद है। हमारा थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो ब्रॉडकास्ट अपना किया जिसको वो कहते हैं मन की बात, यानी दिल की बात। उसमें उन्होंने, और ये उनकी 121st ब्रॉडकास्ट थी, 121वीं ब्रॉडकास्ट थी नरेंद्र मोदी की रेडियो की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हिंदी के अल्फाज हैं कि निया जरूर मिलेगा और समथिंग लाइक दिस, जिसका निया मिलके रहेगा, जिसका मतलब ये कह रहे हैं कि जस्टिस होगा, रेवेंज लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा और इंसाफ जरूर होगा विक्टिम्स को पहलगाम के। जो उसमें उनकी डिटर्मिनेशन सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है, जो उन्होंने पहले भी बिहार की तकरीर में कहा था। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि ये रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो। अब इसकी एविडेंस आप देखते हैं जब आप नरेंद्र मोदी की मन की बात की स्पीच देखते हैं आफ्टर द बिहार स्पीच, तो आपको इसकी एक एविडेंस, इस डिटर्मिनेशन की नजर आती है। लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। बहुत हो गया, कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज जो है इस स्टेज के ऊपर करनी होगी। पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क तक सबके जहन में यह चीज तो क्लियर है कि हिंदुस्तान अटैक करेगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, जबरदस्त प्रहार करेगा। और इस बार हिंदुस्तान के निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान की फौज नहीं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर होगा। वही मुनीर जिसे खुद पाकिस्तान का फॉर्मर वॉर वेटरन आदिल रजा पहलगाम हमलों का मास्टरमाइंड बता रहा है। वही मुनीर जिससे खुद पाकिस्तान का एक आम शहरी छुटकारा पाना चाहता है और वो भारत से मुनीर के खात्मे की अपील कर रहा है। मोदी सरकार का फोकस भी इस वक्त आतंकवादियों के साथ साथ मुनीर पर ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुनीर का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। जो ये हुआ वो बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था आसिम मुनीर का। उसके बाद ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। आसिम मुनीर की तकरीर के बाद कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं, इनमें कुछ भी नहीं मिलता, ये सारी बकवास जो एक ज़माने में हो चुकी है और फिर पार्टीशन हो गई, जिसमें 1 मिलियन लोग मारे गए यार उस ज़माने में, जब छुरियों से और ये अपना डंडों से और इधर उधर कोई छोटी मोटी गन से ये कत्लेआम हुआ। अब तो दोनों तरफ फौजें जो हैं वो they possess the latest killing weapons, हाँ जी, प्लस द न्यूक्लियर वेपन्स। पॉलिटिशियन भी वो क्या कहते हैं चीप पॉपुलैरिटी के लिए बातें कर रहे हैं। भारत के संभावित एक्शन से घबराया पाकिस्तान और पाकिस्तान के सारे ऐरे गहरे नत्थु खैरे नेता इन दिनों एटम बम चिल्ला रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर देगा। सच तो यह है कि यह सिर्फ एक गीदड़ भभकी है। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक तो छोड़िए, कन्वेंशनल वॉर में भी हिंदुस्तान के आगे नहीं टिक सकता। ऐसा क्यों है, ये एक पाकिस्तानी से ही सुनिए। पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स।
इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं। यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास। पाकिस्तान जो है वो हमारे टैंकों में डालने के लिए तेल भी नहीं है, या टैंक जंग लग गए हैं। ये जंग होगी, खून तो बहेगा, खून तो बहेगा, खून बहेगा हर कीमत के ऊपर। इट मींस कि दे आर रेडी, वो इस चीज में रेडी हैं कि हमें ये पाकिस्तान के साथ, पंजाबी में कहते हैं ना, सोट पंजा करना है। यानी एक तरफ पाकिस्तानी फौजी हैं जिन्हें तालिबान भी धूल चटा रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी धूल चटा रही है। जहां तक पाकिस्तानी आर्मी के टैंकों की बात है तो पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि या तो उनमें जंग लग चुका है या फिर टैंकों को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास तेल तक नहीं है। हिंदुस्तान के केस में ऐसा नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडियन एयर फोर्स की फायर पावर में पहले से कई गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। बालाकोट और आज की तारीख में फर्क यह है कि भारत के पास अब राफेल फाइटर जेट्स भी हैं और S-400 भी हैं। भारत के पास पहले से ही S-400 के 3 स्क्वाड्रन्स आ चुके हैं जो ऑपरेशनलाइज्ड हैं और इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा चुका है। पाकिस्तान की एयरफोर्स हिंदुस्तान पर अटैक के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले थ्रेट्स को हवा में ही उड़ाकर नष्ट कर सकता है। रही बात राफेल की, तो इसने भारतीय वायुसेना की ताकत में इतना इजाफा कर दिया है कि इसे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए LOC को पार करके पाकिस्तानी एयर स्पेस में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राफेल में ऐसे हथियार मौजूद हैं जिन्हें भारत की एयर स्पेस में रहकर भी फायर किया जा सकता है, जो पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है, पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को बर्बाद कर सकता है। जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर आप उसी का अंदाजा लगा लें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है इन उनकी क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से। इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास तकरीबन 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं एज पर दी IISS रिपोर्ट। इंडिया के पास 730 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें एडवांस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ Su-30 MKI के 12 स्क्वाड्रन्स हैं, राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। राफेल आर दोज फाइटर जेट्स जो इंडिया ने अभी हाल ही में जो फ्रांस से लिए थे। एंड देन इंडिया ने, आपको पता है, अपने खुद भी, इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत के हवाले से बात करता है, इंडिजिनसली इंडिया के पास तकरीबन तेजास के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। India has 2 squadrons of Tejas, 2 squadrons of Rafale, 12 squadrons of Su-30 MKI। और इंडिया के पास वो जो लेगेसी एयरक्राफ्ट जिन्हें कहा जाता है, जो पुराने चले आ रहे हैं, जो स्टिल रशियन से लिए, MiG-21, MiG-29, 3 squadrons, Jaguar 5 squadrons, MiG-21 Bison 2 squadrons, Mirage 2000 3 squadrons। Mirage I think 2000 is the Mirage 2000 जो है यही वो बेसिकली जहाज है जिसको अभिनंदन 2019 में उड़ा रहे थे जब पुलवामा के वाकये के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में बालाकोट में स्ट्राइक की थी। रिमेंबर, सो मिराज था उस वक्त इंडिया के पास। नाउ इंडिया हैज राफेल 2 स्क्वाड्रन्स। सो नाउ इंडिया जब पाकिस्तान के साथ ये वाकया होता है, अगर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो रिमेंबर इंडिया हैज एन एडवांटेज कि इंडिया के पास उस वक्त तो मिराज 2000 थे, उनको नजर नहीं आता कि बहुत सारी चीजें, उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे। अब उनके पास ये Su-30 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। पाकिस्तान इज नॉट क्लोजर टू इंडिया। यानी जो पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है वो खुद भी ये जानता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसे हिंदुस्तान की ताकत के आगे घुटने टेकने ही होंगे। और अब ये बात पाकिस्तानी भी खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, कैमरे पर आकर बता रहे हैं, भारत अटैक तो करेगा, दुनिया भी भारत का साथ देगी, पाकिस्तान को भाव तक नहीं देगी। बहुत हो गया।
कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई। और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज जो है इस स्टेज के ऊपर करनी होगी। जब से ये सब शुरू हुआ है ना, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी धड़ाधड़ ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, उधेड़ देंगे। दूसरी तरफ हर थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ साहब की कोई ना कोई छोटी मोटी शुरली टाइप खबर जो है चल रही होती है और वो कह रहे होते हैं, ऐसा करते हैं कि बातचीत कर लेते हैं। हम जो हैं वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। हम जो हैं वो ईरान की मीडिएशन की ऑफर कबूल करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में मोदी के गुस्से का आलम कैसा है, ये इस पोस्टर को पढ़ लीजिए। पाकिस्तानी लिख रहे हैं, युद्ध से शहबाज को डर लग रहा है। पाकिस्तानी लिख रहे हैं, मिलिट्री पावर में पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे टिक नहीं सकता। और अब तो पाकिस्तानियों को यह डर सताने लगा है कि कहीं पीओके में भारत इजराइल स्ट्राइक ना कर दे। और इसकी एक वजह ये तस्वीरें हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हमास के आतंकवादियों का ग्रैंड वेलकम हुआ था। पीओके में हमास के आतंकियों के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने जलसा बुलाया था, उनसे तकरीरें कराई थी। उस वक्त हमास ने लश्कर तैयबा जैश के साथ हाथ मिलाकर भारत विरोधी प्लान बनाया था। और अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि कहीं इजराइल भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी ना कर दे। इजराइल है वो इंडिया से ये ख्वाहिश रखता है कि जो इंडिया है वो तगड़ा हमला करे पाकिस्तान के ऊपर, छोटा मोटा हमला ना करे। ठीक है, इसकी लॉजिक्स और इसकी रीजंस बहुत सारी हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। इजराइल तो जिगर जान है इंडिया का और इंडिया जिगर जान है इजराइल का, तो आप क्या सोच रहे हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे? अच्छा, इसकी एक और वजह है, कोई और कंट्री होता तो इजराइल शायद ये ना कहता। इजराइल को ना होता, ठीक है जी आपका मामला है, जैसे आप समझते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, हम सॉलिडारिटी। लेकिन जो कुछ हुआ है ना इजराइल और हमास की लड़ाई में, कि वहां पे मौलाना फजलुर रहमान हमास के इस्माइल हनिया को बुला बुला कर जो है वो जलसे करते रहे, वहां पे लब्बैक के नारे लगते रहे और अभी भी लग रहे हैं। और जो वहाँ पे एक जिहादी माइंडसेट हमास टेररिस्ट दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा है। और जिस वक्त 7 अक्टूबर का हमला हुआ था इजराइल पे, उस वक्त पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ उनके दुश्मनों को सपोर्ट किया था। मैं ये बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि इजराइल इसलिए चाहता है कि अच्छा अब इनको बताते हैं, इन्होंने कर लिया ना हमारे खिलाफ जलसे जुलूस, और उस सिचुएशन में जब हमारी जंग हो रही थी और हमारे पर हमला हुआ, इन्होंने हमारे दुश्मनों का साथ दिया, अब हम जो है इनके खिलाफ अपने दोस्त का साथ देंगे। कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं। वो कह रहे हैं भाई भरपूर करो, जैसा करना चाहते हो हमला वैसा करो। अच्छा, अगर वो नहीं कहेंगे, इसके अंदर एक और सवाल भी है कि फर्ज करें कि इजराइल जो है वो ये नहीं कहता कि भाई ये जो है हमला करो, तो क्या इंडिया नहीं करेगा? अभी तो हिंदुस्तान ने सिर्फ एक हिंट दिया है, अभी तो मोदी ने सिर्फ बदले की बात कही है, कल्पना से बड़ी सजा देने की बात कही है। पाकिस्तान की सांसें अभी से फूलने लगी हैं भारत के तेवर देखकर। हर घंटे हर रात पिछले 6 दिनों से पाकिस्तान में युद्ध का सायरन बज रहा है और पाकिस्तानी 65 और 71 याद करके 25 के बारे में सोचकर अभी से घबराने लगे। आप में से किसी ने जिंदगी में जंग नहीं देखी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग रहने वाले हैं। मुझे अपनी जिंदगी में 2 जंगें देखने का इत्तेफाक हुआ है। 1961 में मैं पैदा हुआ था और 1965 की जंग हुई थी। और मुझे अभी भी वो सायरन की आवाज याद है कि जब वो सायरन की आवाज आती थी, हम मुल्तान में रहते थे, तो एकदम भागकर हम खंदक में घुस जाते थे, जो घर के सहन के अंदर एक खंदक बनी हुई थी। शायद हम छोटे बच्चों के लिए तो वो एक फन होता था उस वक्त, लेकिन फिर भी एक खौफ व हरास की कैफियत हमारे बड़ों के उसमें होती थी। कितनी जानें इस तरफ जो हैं वो यानी वो जाया हुई। फिर मैंने 71 की जंग देखी और 71 की जंग तो यानी बहुत हमारे लिए इमोशनली बहुत ही खौफनाक वो जंग थी। जाहिर है उसमें हमने अपना आधा मुल्क जो है वो गंवाया था और मुझे उस वक्त तक मुझे थोड़ा कुछ शऊर आ गया था, मैं 6ठी जमात में पढ़ता था। लेकिन उस दौरान भी फिर उसके बाद वो जंगी कैदी हुए और उसके बाद फिर यानी जो एक हमारे ऊपर इमोशनल स्ट्रेस पड़ा, फिर ये कि लोग आते थे जो कि सरकारी लोग और आके चेक करते थे कि आपने रोशनदानों पर काले कपड़े लगाए हैं कि नहीं लगाए, और उसके बाद वो फिर सायरन बजता था,
फिर अंधेरा हो जाता था, खाना घर में अम्मी स्टोर करके रखती थी और वो फिर कई कई दिन हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। फिर सायरन बजता था, फिर खबरें आती थीं और जब ऊपर से जहाज गुजरते थे तो कुछ पता नहीं होता था कि ये बम शायद ऊपर गिरे और उसके बाद अगले लम्हे हम हों या ना हों। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का यह डर अच्छा है। पाकिस्तान की संसद में नरेंद्र मोदी के नाम का यह खौफ अच्छा है। मोदी ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। टेररिस्तान अभी से बचा लो की भीख मांगने लगा है। चाइना चाइना चिल्लाने लगा है। जमीन पर ये जांबाजी। लेकिन पता तो उससे भी है, मोदी ने इरादा कर लिया है। पाकिस्तान को रेगिस्तान में तब्दील करने का प्लान बना लिया है। दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। मोदी सरकार पाकिस्तान को सहरा में बदल देगी। मोदी सरकार नरेंद्र मोदी के जो अज़ाइम है और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है इस वक्त, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक जंग की सिचुएशन में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, मोदी की पानी पॉलिसी यानी मोदी की वाटर पॉलिसी 36 + 26 ये कैलकुलेशन पाकिस्तान को परेशान कर रही है। 36 रफेल भारत आ चुके हैं और 26 और आने वाले हैं। 36 रफेल फाइटर जेट्स इस वक्त हिंदुस्तान में तैनात हैं। 18 अंबाला में है, 18 हाशिमुरा में है और इनकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है, लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, कराची तक, और 26 अभी आने बाकी हैं। आज ही डील साइन हुई है, 62,000 करोड़ रुपए की डील। नए 26 राफेल नेवी को मिलेंगे। ये समंदर का सितारा होंगे और इनकी रेंज में होगा पूरा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के किसी अड्डे को उड़ाने के लिए, किसी भी आतंकवादी को मारने के लिए पाकिस्तान में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। अंबाला से मिसाइल चलेगी और लाहौर में टारगेट निपट जाएगा। पाकिस्तान को आज की रात नींद क्यों नहीं आएगी? आतंकिस्तान आज थर थर क्यों कांपेगा? कंगालिस्तान ना समंदर में बचेगा ना जमीन पर। दुश्मन पर डबल स्ट्राइक के लिए भारत की तैयारी क्या है? राफेल की यह गर्जना रावलपिंडी वालों का हलक सुखाने के लिए काफी है। यह भारत का वो स्ट्राइकर है जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान कांप उठता है। अब इसकी ताकत डबल हो गई है। एयरफोर्स के पास 36 और अब नेवी के पास 26। कुल मिलाकर राफेल के 62 स्ट्राइकर भारत के पास हैं। भारत और फ्रांस के बीच दिल्ली में राफेल एम विमानों की डील साइन होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने की जगह ढूंढने लगा। वजह जान लीजिए। भारत के नए राफेल परमाणु प्रहार की क्षमता से लैस हैं। समंदर से उड़कर पाकिस्तान के परमाणु अड्डों को तबाह कर सकते हैं। समंदर में दुश्मन पर कभी भी कहीं भी एंटी शिप स्ट्राइक कर सकते हैं। भारत को यह ताकत नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। 2014 में मोदी ना आते तो फ्रांस से राफेल भारत नहीं आता। दुश्मन के सामने आसमान और समंदर में भारत कभी इतना ताकतवर नहीं होता। फ्रांस से मोदी जो राफेल एम नेवी के लिए ला रहे हैं, उनकी ताकत से पड़ोसी दुश्मन क्यों थर्राता है, यह भी जान लीजिए। राफेल एम 1 सेकंड में 300 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है और 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन पर कहर ढा सकता है। इस मामले में पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 पर राफेल एम भारी पड़ता है। राफेल एम उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इन्हें विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद INS विक्रांत को अरब सागर में करवार तट के पास तैनात किया गया है। करवार तट से कराची तट की दूरी 1342 किलोमीटर है।
रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, उसकी दूरी 2085 किलोमीटर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद करवार तट से 2100 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का लाहौर शहर करवार तट से 1855 किलोमीटर दूर है। राफेल एम में कई ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन की सीमा में घुसे बगैर उसे तबाह कर सकती हैं। उनका एक एक डिटेल देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जिस युद्धपोत INS विक्रांत पे इन्हें लगाया जाएगा, उससे दुश्मन क्यों दहलता है। INS विक्रांत एक साथ 40 फाइटर जेट को लेकर समंदर में चल सकता है। अभी इसमें MiG-29K और 10 KMA OV-KA-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। इनमें 64 बराक मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस हैं। सोचिए, जब INS विक्रांत पर राफेल एम का पूरा स्क्वाड्रन आ जाएगा तो इसकी ताकत और मारक क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। राफेल एम जब दुश्मन पर अटैक करता है तो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से जाता है। राफेल एम को पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह करने में सिर्फ 35 मिनट लगेंगे। राफेल एम में 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है, एंटी शिप मिसाइल लगी है, हवा से हवा में और हवा से जमीन पर नजर रखने वाली घातक मिसाइलें लगी हैं। इसमें और मिसाइलें और बम लगाने के लिए 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें एक परमाणु मिसाइल भी लगाई जा सकती है। राफेल एम में एक ऐसा रेडार सिस्टम लगा है जो समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज कर तबाह कर सकता है। राफेल एम एक उड़ान में पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। इसमें स्कैल्प मिसाइल लगी हैं, जो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। यह फाइटर जेट मीटियोर मिसाइल से लैस है, जो लंबी दूरी तक हवा से हवा में पलक झपकते दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। इसमें 500 से 2000 पाउंड के लेजर गाइडेड बम लगे हैं, जो हवा से जमीन पर सटीक हमला करने में सक्षम है। ये सीमा पार आतंकी अड्डों और दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं। इसमें हैमर GPS बम लगे हैं, जो हवा से जमीन पर सटीक हमला कर दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इसमें नॉन गाइडेड क्लासिकल बम भी लगे हैं, जो आगे बढ़ती दुश्मन की टुकड़ी पर कहर ढा सकते हैं। राफेल एम की एक और खासियत इसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, मतलब इसे जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है। यह हवा में ईंधन भरकर लगातार हमले कर सकता है। राफेल एम के आ जाने से भारत की नेवी सिर्फ समंदर ही नहीं, नभ, जल और थल में प्रहार करने में बेजोड़ हो जाएगी। ये हमारे भारतीय नौसेना को सशक्त बनाएगी, क्योंकि राफेल एम हमारे INS विक्रमादित्य और विक्रांत से ऑपरेट करेंगे और बहुत ही सशक्त फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो मैरीटाइम वर्जन है। और इनके जो क्षेपणास्त्र और इनके जो आधुनिक यंत्र हैं इनमें, इससे हमारे नौसेना और हमारे भारतीय युद्ध या किसी भी युद्ध के इसमें हिंद महासागर में हमें सशक्त बनाने में बहुत मदद करेंगे। इस आधुनिक जो राफेल एम को हम अगर हमारे नौसेना में शामिल करेंगे, इससे हमें जो नया एयरक्राफ्ट जो बनाना है खुद का, जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो हमने LCA नेवी तो INS विक्रांत से उड़ाया ही है, लेकिन हमें चाहिए कि एक मल्टी रोल, मल्टी डायमेंशनल एंड कैपेबल एयरक्राफ्ट चाहिए। तो उसका हम इस राफेल एम से हमें बहुत ही फ़ायदा होगा कि जब हम अपना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बनाएंगे, तो उसमें इसकी जो काबिलियत है उसको हम इसमें अमल में लाएंगे। राफेल एम की लंबाई 50.1 फीट और वजन 15,000 किलो है। इसमें एक बार में 11,202 लीटर ईंधन भरा जा सकता है। यह सिंगल और डबल सीटर है। भारत ने फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल एम विमानों का सौदा 63,000 करोड़ में किया है।